आपका पॉलिटिकल दावपेच में स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं नीतू पांडे क्रांति, जो कि जिन्होंने क्रांति लाई है राइटिंग में, अपनी राइटिंग स्किल्स में अपनी, जो कि बॉलीवुड सिनेमा के लिए भी लिखती हैं और साथ ही टीवी सीरियल्स के लिए भी लिखती हैं, जिन्होंने अपना बेहतरीन काम किया है और जो है अपनी राइटिंग स्किल्स से अपने दर्शकों को बहुत ही ज्यादा लुभाया है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ी हैं कि पेंडेमिक का दौर तो बहुत हो गया और जो है अब फिर से ही कहते हैं ना, बैक ऑन ट्रैक। तो बैक ऑन ट्रैक के साथ ही वो हमारे साथ जुड़ी हैं कि क्या नया काम कर रही हैं वो, और किस तरीके से गुजरा ये पेंडेमिक का समय, और कैसे जो है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी ने किस तरीके से वो एक तरीके से अच्छा काम कर रही है अपने आर्टिस्ट लोग भाइयों के लिए और लोगों के लिए, कि किस तरीके से जो है उन लोगों ने प्रोवाइड किए ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ धनराशि, जिससे पेंडेमिक का दौर जो है में काफी कुछ हद तक हेल्प मिली आर्टिस्ट को, जैसा कि नीतू जी का कहना है। तो इसके बारे में वो हमारे साथ चर्चा करेंगी। नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल दावपेच के साथ जुड़ने के लिए, और मैं आपका बहुत स्वागत बहुत करता हूँ। नमस्कार गौरव जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू आपको। एंड तो ये जो एक लड़की की जर्नी बिगिन हुई, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर एंड देन मुंबई, ऑब्वियसली काफी कुछ यस, देखा होगा, अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज राइटिंग के इस मुकाम तक भी पहुंचना जो है वो मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं, स्पेशली जब आप एक मेहनती लड़की हैं और जमाना जो है आज सबको सपोर्ट करता है। तो विद ऑल जो है रिस्पेक्ट टू यू, मेरा पहला प्रश्न, क्या किया फिर इस लॉकडाउन में, कैसे गुजरा लॉकडाउन, उसके बाद आप बैक ऑन ट्रैक? देखिए, लॉकडाउन तो सबके लिए पेंडेमिक था, बट जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव के लिए एक अच्छा मौका था, जहां तक मैं मानती हूँ। क्योंकि जिंदगी पहले जो थी और लॉकडाउन के बाद जो हुई, वो सबके साथ चेंजेस हुए। मेरे साथ भी हुआ। पहले क्या होता था, दिन भर मीटिंग, इधर भागो उधर भागो, काम करो, आओ खाओ पियो सो जाओ, इसमें टाइम निकल जाता था। कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान काफी टाइम मिला अपने आप को निखारने का, कुछ नई चीजें सोचने का, कुछ नया करने का। तो इस दौरान मैंने बहुत अच्छे-अच्छे जो हमारे पास किताबें थी, उसको भी मैंने पढ़ा, और उसके बाद में कुछ नए सब्जेक्ट पे मैंने लिखना शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये है कि आज मेरे 4 वेब सीरीज जो है वो अपकमिंग में है, जिसमें एक है प्रैक्टिकल लाइफ, जो ओडिया भाषा में है। उसका स्टोरी स्क्रीन प्ले मैंने किया। और उसके बाद में और भी कुछ वेब सीरीज में गाने हैं, तो गाने का तो खैर काम आता है, वो मैं खुद का नहीं बोलूंगी, लिरिक्स मेरे हैं। लेकिन जो नए सब्जेक्ट्स हैं, मैंने कम से कम 10 से 12 नए सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है, एंड वो अपकमिंग में है। तो ये कुछ नयापन रहा, कुछ ओटीटी के लिए, कुछ टीवी के लिए, कुछ फिल्म्स के लिए। तो फिल्म्स का तो अभी थोड़ा सा मतलब दूर दूर दिखाई दे रहा है। जब से ओटीटी आया है, तब से ज्यादातर लोग ओटीटी के लिए ही काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एंड मैंने भी किया। और इस दौरान जो किताबें मैंने पढ़ी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि अपने आप को और भी ज़्यादा मुझे ग्रो करना पड़ेगा। अभी अभी तो मैं राइटिंग के मतलब 2-4 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाई हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना है। और उस सब को पढ़ के नए-नए थॉट्स दिमाग में आना, नए-नए काम करना, तो पूरे लॉकडाउन मैंने यही सब किया और काफ़ी एन्जॉय किया। दुःख था, प्रॉब्लम थी लोगों के लिए, वो है, लेकिन अ, मैं अगर अपने आप को पर्सनली बोलूँ, इस बीच बहुत सारे लोग अपने-अपने घरों को भाग गए, जैसा कि न्यूज़ में भी आ रहा था, लोग भागे जा रहे थे। मेरे गाँव में भी सिर्फ मैं बची हुई थी, जो कि मुंबई में थी, मुंबई से घर नहीं गई थी। और मैंने यहीं पे रह के, वो भी अकेले 10 महीने अकेले एक घर में रहकर मैंने गुज़ारा, और एन्जॉय के साथ गुज़ारा। एंड कोरोना दूर-दूर तक मेरे पास नहीं आया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बची रही, कोरोना दूर दूर थैंक्स तक गॉड। आपके पास नहीं आया, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोरोना सबकी जिंदगियों से भागे और सब लोग स्वस्थ और व्यस्त बिल्कुल, बिल्कुल, रहें। तो बिल्कुल। मेरा अगला जो सवाल है, जैसे आपने बोला कि आपने वेब सीरीज जो है की है, कुछ ऐसी स्टोरी पे वर्क किया कि क्या उस वेब सीरीज में क्या ऐसी डिफरेंट आपने स्टोरी दी है, और कौन उसके निर्देशक हैं, उनका नाम लेना चाहेंगे अगर, तो हमारे दर्शकों को भी पता लगेगा कि
क्या आप इस संदर्भ में क्या नयापन लेकर के आई हैं? देखिए, एक तो मैंने लिखा था जो अभी मैंने बताया जिसके बारे में प्रैक्टिकल लाइफ, ये नया चैनल लॉन्च हो रहा है कांचा लंका करके। तो वो है ओडिया का ही है एंड उन लोगों के लिए मैंने पहले भी एक शो लिखा था, टीवी शो था, तरंग टीवी पे था, तेजस्विनी। तो उसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले मैंने किया था, तो उन्होंने फिर मुझसे सब्जेक्ट्स मांगे कि कुछ अगर आपके पास स्टोरी है तो बताओ। तो मैंने वो सोच के उसको फिर थोड़े नएपन से कि आज की दुनिया में सिनेमा क्या है और लोग कैसी चीजें देखना पसंद करते हैं। लोगों का जो है वो टेस्ट भी अभी बदल गया है। अभी थिएटर में जाके तो कोई देख नहीं रहा है, हर किसी को घर पे मोबाइल में देखना, अलग-अलग देखना है। एक साथ भी टीवी पे कोई नहीं देख रहा है, सब अपने-अपने कमरे में, अपने-अपने बेड पे बैठ के अलग-अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो उन अलग-अलग इंसानों के लिए एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि एक फैमिली में अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, तो वो पाँचों भी उस चीज़ को एन्जॉय करें। एक क्या ऐसा ना क्या लगे क्या कि क्या कैरेक्टर्स आपने बेसिकली क्या कैरेक्टर्स हैं जो इसमें किस तरीके से वो अपना बेसिकली अपना किरदार निभा रहे हैं? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स किसी पे आपने किसी का ध्यान हो और उसके बारे में कहना चाहें, एक पर्टिकुलर जी, किसी उसपे कैरेक्टर? एक लड़की की कहानी है, जो अभी रिलीज़्ड पे है, तो मैं एकदम से पूरी कहानी तो नहीं बताऊँगी, बट थोड़ा-सा मैं ज़रूर बताऊँगी। एक लड़की की कहानी है कि अ, वो लड़की जो है, अपने आप में एक एक होता है, नॉर्मल भी किसी का भी होता है, कि प्यार और फीलिंग्स। राइट। लोग प्यार के नाम पे आजकल मतलब एक मैं जहाँ तक सोच रही हूँ, मान रही हूँ, देख रही हूँ, जी, जी, वो जी। ये हो रहा है कि लोग उसको ना एक फैशन बना दिए हैं। राइट। सुबह आई लव यू बोले, रात को ब्रेकअप कर लिया। तो इस टाइप के जो प्यार के खेल चल रहे हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में जीना खुद भी पसंद करती हूँ, इसलिए भी मैंने उस सब्जेक्ट को चुना एंड उसका टाइटल भी मैंने दिया प्रैक्टिकल लाइफ। तो उसमें ये कहानी है कि एक फीलिंग क्या होती है। एग्जैक्टली। प्यार शब्द बोल देना बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। प्यार को फील करना, उसको निभाना और अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकल बनाना या फिर प्रैक्टिकल लाइफ से एक इमोशनल लाइफ की तरफ जाना। राइट, राइट, तो राइट, जो फीलिंग है, ये पूरी फीलिंग्स के ऊपर, एक लड़की की फीलिंग क्या है, एक प्यार को लेकर, एक इंसान को लेकर, उससे रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है ये तो बहुत नई चीज है कि जब हम प्यार के शब्द का मतलब वो कितनी गहराई तक जाता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जी यही इस कहानी का नाम है। और खास करके एक लड़की की कहानी है जो कि पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दिलचस्प मेरे हिसाब से क्या और सकता है। अब मेरा अगला जी जो है जी। प्रश्न प्रश्न आता है। जर्नी बहुत हुई है आपकी, ऑब्वियसली आपने राधा कृष्ण जो कि उसके लिए भी आपने लिखा स्टार है, भारत। स्टार जी। भारत के लिए। और फिर जब मैं बात करता हूँ और चीजों की, तो सब पे भी आपका एक जो है वो सीरियल चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ शुभ कहना लाभ। चाहेंगे? शुभ लाभ के बारे में, सब टीवी, उसके जी बारे जी में थोड़ा जी। सा। शुभ लाभ। अ, शुभ लाभ में एक भरत जी हैं, क्रिएटिव हैं, तो उसके पहले मैंने लिखा था राम सिया के लव कुश, जो कलर्स पे आता था। तो स्वास्तिक प्रोडक्शन है, स्वास्तिक के लिए मैंने बहुत सारे शोज लिखे हैं। तो राधा कृष्णा भी उन्हीं का है, राम सिया के लव कुश है, पोरस है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, महाकाली, शनि, हाँ। बाल कृष्णा, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं उनके, देवी। तो मैंने उनके लिए लिखे थे। तो वहां पे जो शुभ लाभ का वो है, तो भरत जी ने मुझे एक्चुअली लिखने के लिए बोला, और इसका म्यूजिक भी दिया है जतिन ललित सर ने, ललित सेन जी ने। तो मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब ललित सेन जी के साथ काम करने का मौका मिला। एंड इसका जो है थीम और टाइटल जो है वो मैंने लिखा है। हालांकि ऐसे सीरियल्स में ज्यादा गाने होते नहीं है, बट मुझे लिखने का मौका मिला। अभी तक सब टीवी पे मेरा शो नहीं आया था, बट अभी सब सब टीवी पर भी मेरा शो आ गया है, चलिए, ये हो अच्छा गया है है। कि ये तो सीढ़ियां जो है वो चढ़ने की बारी है, कि इस तरीके से सीढ़ियां चढ़ती जा रही। हाल ही में जैसे जी हमारा डिस्कशन हो रहा था अपने पर्सनल, जब हम वार्तालाप कर रहे थे आपसे, तो उसमें डीडी वन के लिए आपने कुछ टाइटल सॉन्ग लिखे हैं किसी थीम थीम बेस्ड, तो जी उसके जी। बारे में बताइए कि कैसे वो मिला और किस तरीके के वो सॉन्ग्स हैं क्या, और किस तरीके के मतलब उन सॉन्ग्स में क्या थीम ऐसी है, और कैसे आपकी रुचि आई कि मैं ये लिखूं? देखिए क्या होता है कि एक पहले का टाइम था जब आज से 10 साल पहले मैं मुंबई में आई थी और काम के लिए लोगों से बोलती थी, सर मैं राइटर हूँ, मुझे काम दीजिए।
तो उस दौरान मेरी एज भी बहुत कम थी, आई वाज 16 इयर्स। तो लोग बोलते थे बेटा आप पढ़ाई करो अभी से, आप राइटिंग में कहाँ से आ गए, ऐसे लोगों के डायलॉग्स हुआ करते थे। एंड लोगों को लगता था कि अभी बहुत छोटी हूँ मैं, तो नहीं लिख पाऊंगी, ट्यून पे लिखना और ये सब तो मतलब समझ से परे है। बट ठीक है, मैंने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया कि आज मुझे लोगों के कॉल्स आते हैं लिखने के लिए। पहले मैं कॉल्स करती थी कि सर प्लीज मुझे काम दीजिए, एंड आज मुझे आता है कि भाई बजट इतना कम है, नीतू कर पाओगी क्या, ऐसे करके कॉल आता है। तो मैं कोई भी काम छोड़ती नहीं हूँ, जो कर सकती हूँ जरूर करती हूँ। बजट अलग मैटर हो जाता है, बजट पे मैं उतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं यहाँ कुछ नाम करने आई हूँ। ऑब्वियसली अपने हिसाब से फिर बजट भी बढ़ते हैं, वो अलग बात हो गई। देखो, हर चीज तो का जो हर चीज का हम ये चीज मानते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए नाम, उसका काम, वो एक प्राथमिकता हो जाती है, पर साथ में जो है, जो इनाम, जिसे आप एक मॉनेटरी टर्म्स कह सकती हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम समझते हैं। ऑब्वियसली वो हर एक किसी के लिए जरूरी है। तो आगे हम अपने बात को कंटिन्यू करते हैं, तो बताइए प्लीज। हाँ जी। तो ये देखिए, जो इनाम की आप बात कर रहे हो, ये क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज अपना जब प्रोफेशन बना लेते हैं, जैसे राइटिंग मेरा प्रोफेशन हो चुका है, तो मैं अगर ये बोलूं कि मैं बिना पैसे के लिख दिया करूंगी, तो ये मेरे लिए भी गलत होगा। मैं भाई बिना पैसे के काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अब वो मेरी रोजी रोटी, मेरा रोजगार बन गया है, मेरा प्रोफेशन बन गया है, मेरी कमाई का जरिया भी वही है। तो मैं लेती हूँ अपनी जो फीस है वो तो लेती हूँ, बट जो ये डीडी वन का लिखने का आया, ये भी एक म्यूजिक डायरेक्टर है प्रकाश जी करके, प्रकाश जी नार करके। तो उन्होंने मुझे, उनके लिए पहले भी मैंने लिखा था, तो उन्होंने अचानक से मुझे एक दिन कॉल किया, बोले नीतू कुछ डीडी के लिए टाइटल सॉन्ग लिखने हैं और तुम लिखोगी क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल सर, लिखने ही आई हूँ मुंबई 1800 किलोमीटर दूर यहाँ पे रह रही हूँ, तो लिखूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे टाइटल दिए कि भाई ये टाइटल है और 3 गाने लिखने। मैंने कहा ठीक है। तो एक बार में मैंने लिख के एक दिया, तो थोड़े से फीडबैक थे डायरेक्टर की तरफ से, उनका कुछ अपना विजन था तो क्या शूट क्या करने का। किस किस थीम पे बेस्ड हैं वो सॉन्ग्स, टाइटल सॉन्ग्स? ये देखिए, डीडी पे या डीडी किसान पे ज्यादातर अपनी मिट्टी, अपनी जमीन से जुड़ी चीजें जो है, वैसे थीम होते हैं, वैसे थॉट्स वो तो होते हैं, आप उन्हीं की वैसे भी स्टोरी। एक अयोध्या की नगरी से हैं, तो वो तो मिट्टी की खुशबू तो वहीं से लेकर के आती है। चलिए, हम अब जो है वो अगली बात पे आता हूँ। ऑब्वियसली जी। लॉकडाउन, इंडियन, मेरी आपसे जैसे बात हो रही थी, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, जिसके जावेद अख्तर साहब, आईपीआरएस। जिसका कार्यभार और नेतृत्व ले रहे हैं, जिनकी कमान उनके हाथ में, तो किस तरीके से जी। पेंडेमिक में आपको सपोर्ट मिला कुछ? क्योंकि ऑब्वियसली ये दौर सब आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, हर किसी के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण था। किस तरीके से सपोर्ट किया? देखिए, इसमें क्या हुआ कि आईपीआरएस जो है, ये इन्होंने कुछ अमाउंट रखा था कि जो हर म्यूजिक डायरेक्टर राइटर्स को उन्होंने जो है रिलीज किया था। पेंडेमिक बोल के उसको हम रॉयल्टी नहीं बोल सकते। तो उस दौरान उस हिसाब से कुछ 7,500 का अमाउंट उन्होंने रिलीज किया था। देन बाद में भी कुछ आई थिंक 3-4,000 के आसपास का भेजा था। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक है कि चलो ठीक है, घर पे आप में आपका किचन चल जाए 1-2 महीने। खैर यहाँ पे 1-2 महीने के लिए भी इतने में कुछ नहीं होता है। स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम इसको यही कहेंगे कि यस, एक यस, एक यस। जिस सोसाइटी का पे आप रिलाई कर रही हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट और भी जो है आर्टिस्ट रिलाई कर रहे हैं, वो वहां से आपको इस तरीके की पहल आना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अभी बड़ी बात है। जी, इसमें अब राइटर एसोसिएशन ने भी काफी हेल्प की लोगों की, ऐसे जो हमारा राइटर एसोसिएशन है वहां से भी लोगों को काफी हेल्प मिली है। जी जी एंड दवाई से लेकर राशन तक, और जो है आर्थिक मदद भी की है लोगों ने, तो जी। तारीफ के काबिल है। और मैं एक राइटर होने के नाते, आईपीआरएस मेंबर होने के नाते, मैं जरूर उनका थैंक्स बोलना चाहूंगी कि काफी लोगों की दुआएं लगी हैं, और इसी तरह जो है दुआएं मिलती रहे लोगों को, मैं बस यही चाहूंगी। अब हम अपने समाप्ति के स्तर उस पे आ गए हैं। मेरा आपसे पूछना है कि मेरे दो प्रश्न। सबसे पहला जो है कि आपने किन डायरेक्टर्स के साथ आपको काम करके, ऑब्वियसली जिन प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया कि नीतू ये हमारे लिए लिख दिया जाए, कहाँ पे काम करके वो फ्रीडम और वो आज तक आपने एंजॉय किया, जिनके नाम आपके टिप्स पे रहते हैं, इन्होंने, और किस चैनल के लिए उन्होंने अपना
वो बेसिकली वो कौन सा सीरियल और किस चैनल के लिए उन लोगों ने आपको अप्रोच किया और आपको फ्रीडम दी, जहां पे आपने एंजॉय किया और साथ में सीखा भी, जिनका आप नाम हमेशा अपनी जुबान पे रखती हैं, प्लीज उनके बारे में एक एक लाइन। देखिए किसी एक का नाम लूंगी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं मेरे हिसाब से सब लोगों ने मेरी काफी हेल्प की है और मुझे फ्रीडम ही मिली है राइटिंग में। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, क्योंकि एक लिरिक्सिस्ट का सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है म्यूजिक डायरेक्टर से। उनको सबसे ज्यादा जो काम मिलता है वो म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, अगर मैं एक एक करके नाम लूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बट ऐसे अगर टीवी शोज में कहा जाए तो एक राइटर है, सीनियर राइटर है CL सैनी सर। एक्चुअली उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे जो है सीरियल के लिए अप्रोच किया था। सिया के राम स्टार प्लस का शो था, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस जो है वो सिलसिला चलता गया। उसके बाद बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक सिंगर है यूवी जी, उन्होंने भी काफी हेल्प की मेरी लोगों से मिलाने में, काम दिलाने में। और जितेश पांचाल जी है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। अरशद अहमद जी हैं जो जगजीत साहब के टाइम से गिटारिस्ट है, 12 स्ट्रिंग गिटारिस्ट है वो, और उनके साथ भी मैंने काम किया, जो काफी सीनियर आर्टिस्ट है, काफी सीनियर म्यूजिक जब मैं डायरेक्टर। टीवी सीरियल्स की बात करता हूँ, ऑब्वियसली आप जब लिरिक्स म्यूजिक आप एक गाने के लिए लिख रही हैं तो म्यूजिक कंपोजर का ही बहुत रोल रहता है, तो वही अप्रोचेबल होता है। बट फिर भी किसी आज तक किसी ऐसे डायरेक्टर का टीवी सीरियल के नाम लेना चाहेंगे जहां से आप संपर्क में, जिन्होंने आपकी कोई इस तरीके से सहायता की और आज आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, ऐसा कोई है ज़हन में? देखिए अभी जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उसमें है पेनिनसुला, जिनके लिए मैं ऑलरेडी भी काम भी कर रही हूँ। उनके लिए 2 शो पहले भी मैं लिख चुकी हूँ, परम अवतार श्री कृष्णा और विक्रम बेताल एंड टीवी के लिए। एंड अभी एक चल भी रहा है इशारा टीवी पे गंगा, तो उसमें भी मैं लिख रही हूँ। एंड उसके प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, आलिन सर, निशार सर जो है, और वहीं पे मुझे सबसे पहले सैनी सर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। देन स्वास्तिक प्रोडक्शन है, स्वास्तिक प्रोडक्शन में भी एक रोहित जी हैं, क्रिएटिव हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने भी काफी सारे शोज, मैंने इतने सारे जो 10-12 शोज मैंने स्वास्तिक के लिखे हैं, उन सब में काफी हेल्प की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते रहते हैं, कहीं भी जरूरत होती है तो वो उनके लिए फिक्स राइटर है नीतू पांडे। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो काम है वो बोलता है, तभी आपको एक फिक्स मुकाम मिलता है। नीतू जी, अब मैं अगले अपने समाप्ति के चरण पे हूं, तो मैं इसमें सवाल है मेरा, सिनेमा जिसे हम नाम देते हैं, ऑब्वियसली आप टीवी प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, सिनेमा कह लीजिए, आप इसी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। OTT का प्लेटफॉर्म आ गया जो कि हम घर बैठे जहां पे अपने छोटे से छोटे गैजेट पे हम उसको देख सकते हैं। तो क्या चेंजेस देखती हैं आप OTT और बिग सिनेमा में, जब हम स्क्रिप्ट के विजन की बात करते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 1 घंटे का बना करके अपने व्यूअर्स को पेश करना होता है, तो क्या उतना एक्सप्रेशन निकल पाता है? और कैसे आप देख रही हैं कि वो स्क्रिप्टिंग लिखने में और ये लिखने में क्या चेंजेस लगते हैं आपको, अपने एज अ राइटर पूछ रहा हूं? जी, देखिए अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और इसको लिखने के लिए भी क्या होता है कि हम पहले की चीजें अगर अब करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग ना तो देखेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे। आज की दुनिया एकदम फास्ट हो गई है, अब लोग लोकल ट्रेन भी नहीं, मेट्रो पकड़ना शुरू कर दिए हैं। लोगों को कहीं पे भी किसी को भी 1 सेकेंड आप देखिए, आप एक यूट्यूब पे मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हैं, आप अगर 1 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, उस पे कोई ऐड आ रहा है, 15 सेकेंड का ऐड भी बर्दाश्त नहीं होता है। एग्जैक्टली, सही कह रही हैं। हम उसको स्किप कर देते हैं। राइट। तो 2.5 घंटे 3 घंटे सिनेमा में बैठ के कोई बोरिंग फिल्म क्यों देखेगा? अब घिसी पिटी चीजों का जमाना नहीं है, लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लिए हैं, बहुत ज्यादा फास्ट कर लिए हैं। तो जो हमारी राइटिंग है, जो हमारा स्क्रिप्ट है, हमको भी लिखने के टाइम पे वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम, जो हमारा स्क्रीन प्ले है, स्टोरी आपकी चाहे जैसी हो,
लेकिन जो हमारा स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि हम एक एक सेकंड का ध्यान रखें कि पब्लिक जो देख रही है, ऑडियंस जो देख रही है, उसका ध्यान बिल्कुल भी, मतलब जो अपलक बोलते हैं कि पलक झपकाए बिना भी वो स्किप ना कर सके, उसको फॉरवर्ड ना कर सके। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि सस्पेंस बिल्कुल बना रहे, कड़ी से कड़ी सस्पेंस छुपी रही बिल्कुल। है। आप चाहे रोमांटिक फिल्म लिखिए या लोग बोलते हैं सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, अरे भाई आप कॉमेडी फिल्म भी अगर लिख रहे हो उसमें भी सस्पेंस है। विदाउट सस्पेंस आप पब्लिक को कैसे बांधोगे? ज्यादातर मुझसे लोग बोलते हैं सस्पेंस लिखती हो क्या? मैंने कहा सर सस्पेंस कौन सा राइटर नहीं लिखता है? बिना सस्पेंस के कोई भी फिल्म आगे बढ़ती ही नहीं है। हर चीज हाँ, का कुछ एक चीजें सस्पेंस होती है है, जिसे कनेक्टेड होती हैं, जी कनेक्टेड होती हैं कुछ चीजें, बट उसका सस्पेंस बनाए रखना होगा। जब तक वो आपके स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा। तो ओटीटी के हिसाब से, आजकल के हिसाब से तो ऐसा बहुत सारी चीजों का ध्यान करना पड़ता है कि हमारी स्टोरी चाहे जैसी हो, हमारा स्क्रीन प्ले टाइट होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि स्क्रीन हमारी जो हम जो स्टोरी जो लाइन है वो सेम पैटर्न पे काम कर रही है, पर स्क्रीन प्ले में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए कि सीन आफ्टर सीन ऑडियंस का जो है नजर है वो ना हटे, भले वो ना हटे, रोमांस हो, थ्रिलर हो, कॉमेडी हो, कॉमेडी रोमांस हो। हो, थ्रिलर हो, कुछ भी हो। तो मतलब एक आप तरीके का फास्ट ट्रैक राइटर, फास्ट ट्रैक डायरेक्टर और फास्ट ट्रैक प्रोड्यूसर एंड फास्ट ट्रैक एक्टर जो कि निभाने वाले आर्टिस्ट, सब यस, आर्टिस्ट जिसे हम कह सकते हैं आर्टिस्ट, एक हर एक संदर्भ में बात कर रहा हूँ। एंड तो जी इस जी जी। तरीके के चेंजेस हमने देखने, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते हुए अगर कुछ ऐसी लाइन अपनी किसी कविता से आप गुनगुना के इस सेशन को जो है हम इस बहुत ये अच्छे आपने समय को मुझे सस्पेंस में डाल दिया है। एक एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए आप, मैं आपको अभी सुना देती हूँ कि हसरतें रात भर राह तकती रही, जी हसरतें रात भर राह तकती रही, ख्वाब लौटा था आंखों की दहलीज से, हसरतें रात भर राह तकती रही, ख्वाब लौटा था आंखों की दहलीज से, दिल भी जिद्दी है इसको जो तू चाहिए, दिल भी जिद्दी है इसको जो तू चाहिए, फिर नहीं मानता ये किसी चीज से।